नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 23 यानी कार्यपत्रक संख्या 23 को। यह आपकी 8 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम हिस्ट्री इतिहास के 5th चैप्टर जब जनता बगावत करती है उसको कंटिन्यू रखेंगे और बात करेंगे 1857 की क्रांति के दौरान क्या क्या प्रमुख घटनाएं होती है, कहाँ कहाँ पर विद्रोह होते हैं, कौन से प्रमुख सेंटर होते हैं और कंपनी कैसे पलटवार करते हैं, कैसे जो सिचुएशन होती है, जो विद्रोह होता है उसको कंट्रोल करती है। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले बात करेंगे कि जब ये बगावत फैलती है, ये जो बगावत थी वो पहली बगावत थी, पहला विद्रोह था जब भारतीय एक साथ उठ खड़े हुए थे। पहला विद्रोह था जब अंग्रेजों को पसीने आ गए थे। पहला विद्रोह था जब अंग्रेजों को लगने लग गया था कि हमारे पांव उखड़ सकते हैं। पहला विद्रोह था जब भारतीयों को लगा था कि हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं। पहला विद्रोह था जिसमें जिन्होंने भाग लिया था उनमें एक अलग जोश देखने को मिला था और जिन्होंने भाग नहीं लिया था उनके मन में भी कहीं ना कहीं बाद में आया था, काश अगर हम उनके साथ होते तो आज अंग्रेज यहाँ से 9-2-11 हो चुके होते। तो चलिए देखते हैं कि इस बगावत में प्रमुख सेंटर कौन से थे। तो सबसे पहले कानपुर की बात करें तो कानपुर से स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र क्या होते हैं? जो गोद लिए पुत्र थे। ठीक, उनके दत्तक पुत्र नाना साहेब ने ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया था। यानी शुरुआत में जो ब्रिटिश सैनिक थे, मुट्ठी भर थे, उनको वहां से बाहर खदेड़ दिया था। उन्होंने अपने आप को वहां का पेशवा घोषित कर दिया और बहादुर शाह जफर को पूरे देश का उन्होंने सम्राट डिक्लेयर कर दिया था। यानी कानपुर से अंग्रेजों को भागना पड़ा। उसके बाद लखनऊ से नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कदर को नया नवाब घोषित कर दिया गया और उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यानी कि जो बिरजिस कदर थे, हालांकि उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उनकी जो माँ है बेगम हजरत महल है, उन्होंने लखनऊ में इन जो भी क्रांतिकारी थे उनके नेता बनी और उनका नेतृत्व प्रदान किया। तो वहाँ से भी, जो लखनऊ से भी अंग्रेजों के पांव उखड़ जाते हैं, उनको वहाँ से भागना होता है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। यानी झांसी में रानी लक्ष्मीबाई है, उनके साथ साथ ग्वालियर से तात्या टोपे उनके साथ मिल जाते हैं, तो वो मिलकर के अंग्रेजों को चुनौती देते हैं और कई जगह पर अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की एक फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया। ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था क्योंकि उससे पहले, और यहाँ पर केवल 4000 सैनिक यानी कि मुट्ठी भर सैनिक थे, लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेजों को नाक को चने चबा दिए थे, उनकी ईंट बजा दी थी। उसी तरीके से बरेली की बात करें तो बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए थे क्योंकि बहादुर शाह जफर जो थे, जिनको विद्रोहियों का नेता घोषित किया गया था, वो नाम के नेता थे क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी। दूसरा, वो इतने सक्षम नहीं थे कि वो नेतृत्व प्रदान कर पाए, क्योंकि अगर योग्यता होती शायद हालात पहले से ही कुछ और होते। तो क्योंकि वो उस वक्त उस स्थिति में नहीं थे कि वो नेतृत्व लीड कर पाए उस विद्रोह को, तो उस वक्त बख्त खां ही वही व्यक्ति थे जो सब कुछ सारे निर्णय ले रहे थे। उसके बाद बिहार की बात करें तो बिहार में एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया था। उनकी उम्र भी लगभग 80 वर्ष के आसपास थी, लेकिन जोश भरा हुआ था कि अंग्रेजों के खिलाफ हमें संघर्ष करना है, कुछ करके दिखाना है। तो महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और तमाम जो इलाकों के नेता थे, लड़ाके थे, वो इस युद्ध में भाग ले रहे थे। तो ये कुछ मुख्य केंद्रों की बात की जहां पर संघर्ष किया गया था। यानी सब जगह पे अंग्रेजों के खिलाफ झंडा बुलंद किया गया। सब जगह से शुरुआत में जीत मिली, लेकिन बाद में पीछे हटना पड़ा। पीछे क्यों हटना पड़ा, इसके कारण हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि कंपनी का पलटवार कैसा रहा, कंपनी ने कैसे एक एक करके उसके बाद दोबारा से वापस सभी इलाकों के ऊपर कब्जा जमा लिया। जो कंपनी थी, इस विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी थी। सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी थी, घबराई नहीं थी। अगर घबरा जाते शायद समझौते का प्रयास करते, अगर घबरा जाते तो शायद एक इलाके में सिमट जाते, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी क्योंकि उन्होंने पहले सिचुएशन को देखा, समझा कि क्या हो रहा है। उसके बाद उन्होंने देखा कि किस तरीके से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने एक चीज़ ये समझी कि ये भारतीय एक एक करके लड़ रहे हैं, अकेले अकेले लड़ रहे हैं, और अगर हम इनका सबको एक साथ सामना करेंगे तो शायद हमारी सेना कम पड़ जाएगी, हम सामना नहीं कर पाएंगे। अगर एक एक करके हम भी इनको हरा दें, पूरी सेना को इकट्ठा करके, तो इनको हराना आसान हो जाएगा। तो यही सब कुछ अंग्रेज है जिन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और पूरी ताकत लगा करके विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। एक योजना के साथ उन्होंने इंग्लैंड से कुछ और फौजी मंगवाए,
विद्रोहियों को जल्द सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर उन्होंने एक एक करके धावा बोल दिया। इस तरह सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई, यानी कि कुछ समय के बाद दोबारा से दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेते। सबसे पहले दिल्ली पे कब्जा क्यों किया गया था? क्योंकि यहीं पे बहादुर शाह जफर थे, यहीं जो मुख्य नेता थे विद्रोहियों को। उन्हें लगता था कि अगर बहादुर शाह जफर है वो अगर कब्जे में आ जाते हैं, दिल्ली कब्जे में आ जाती है, तो विद्रोहियों का हौसला टूट जाएगा, क्योंकि दिल्ली से कोई सहायता तो नहीं मिल रही थी बाकी विद्रोहियों को, लेकिन जितने भी क्रांतिकारी थे उनके पास एक हौसला था कि वहां से हम लीड करें। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उन पर मुकदमा चलाया जाता है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, यानी कि उनको उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी जाती है। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून की जेल में, रंगून यानी कि म्यांमार उस वक्त बर्मा के नाम से जाना जाता था, तो बर्मा की जेल में भेज दिया जाता है और 1862 में यहीं पर बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। यानी सबसे पहले दिल्ली के ऊपर वापस कब्जा करते हैं। उसके बाद मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया, यानी कि इस बार दूसरी बार उन्होंने अपना धावा बोला लखनऊ के ऊपर। और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, उन्हें भी मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ था। यानी एक एक करके यहाँ देखिए कि आप महीनों से अंदाजा लगा सकते हो कि अलग एक साथ नहीं हमला किया गया था, बल्कि अलग अलग महीनों में इनके साथ जहां पर लड़ाई को छेड़ा गया था। अगर ऐसा ही कुछ विद्रोहियों में एकता होती, जो बगावत जिन्होंने की थी, जो हमारे क्रांतिकारी थे, अगर उनमें एकता होती, शायद वो उनका एक नेतृत्व होता, एक प्लानिंग होती, तो शायद अंग्रेजों को उस वक्त भागना पड़ता। लेकिन हमने वो प्लानिंग की नहीं थी, क्योंकि हम अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे। उसके बाद तांत्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध लंबे समय तक चलाते रहे, लेकिन 1859 में उन्हें पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। नाना साहिब की बात करें तो नेपाल चले गए थे। नेपाल के जंगलों में जाने के बाद उनका कोई अता पता नहीं चला कि वो कहाँ गए और कहाँ पर वो रहे थे, तो उनके बारे में कोई न्यूज़ खबर उस वक्त नहीं आई थी। ओके, तो ऐसे करके उन्होंने एक एक करके दिल्ली, लखनऊ, झांसी और मध्य भारत सब इलाकों पर दोबारा अंग्रेज अपना अधिकार है वो जमा लेते हैं। तो ये तो बात हुई कि अंग्रेजों ने किस तरीके से कब्जा जमाया। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो भारतीय थे, जो क्रांतिकारी थे, उनकी हार के कारण क्या थे। उनकी हार के कई सारे कारण थे। एक तो एक नेता नहीं था, यानी अलग अलग नेता थे, अलग अलग नाम के लिए बहादुर शाह जफर को तो घोषित कर दिया गया था, लेकिन एक नेता नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई अपने तरीके से लड़ रही थी, तांत्या टोपे या फिर नाना साहिब अपने तरीके से लड़ रही थी, रानी अवंतीबाई अपने तरीके से लड़ रही थी। तो एक नेता का भाव था। एक नेता होता तो शायद परिणाम अलग होते। दूसरा, एक उद्देश्य नहीं था। कोई पेंशन के लिए लड़ रहा था, कोई अपने बेटे को राजा बनाना चाहता था, किसी को अपनी इलाके को बचाना था। देश के लिए कोई नहीं लड़ रहा था, अंग्रेजों को हराने के लिए कोई नहीं लड़ रहा था, अपने छोटे छोटे उद्देश्यों को लेकर के लड़ रहे थे। यानी एक नेता नहीं था, दूसरा एक उद्देश्य नहीं था, तीसरा एक योजना भी नहीं थी। एक योजना होती कि हमें करना क्या, किसी को नहीं पता था कि करना क्या, बस ये था कि लड़ाई लड़े जा रहे थे। तो ये भी एक बड़ा कारण था। एक साथ क्रांति का शुरू न होना, एक साथ क्रांति शुरू करते तो शायद अंग्रेजों को पसीने ज़्यादा आते, लेकिन हमने अलग अलग टाइम पे क्रांति शुरू की तो अंग्रेजों को संभलने का मौका मिल गया। ये भी एक कारण था। यानी कि एक नेता ना होना, एक उद्देश्य ना होना, एक योजना ना होना, एक समय पे क्रांति का शुरू न होना, ये बड़े कारण थे। उसके साथ साथ और अन्य कारणों की बात करें तो संसाधनों का अभाव था। ना हमारे पास हथियार थे अच्छे से, ना ही प्रशिक्षित सेना थी, ना ही हमारे पास परिवहन के साधन थे। तो ये भी कुछ कारण थे जिसके कारण हमें हार का सामना करना पड़ा था। तो विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत है वो धीरे धीरे टूटने लगती है। जैसे बहादुर शाह जफर या रानी लक्ष्मीबाई हैं, इनकी हार के बाद लोगों की हिम्मत टूटने लगती है और धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने इन क्रांतिकारियों का साथ छोड़ दिया और दोबारा से जो लोग थे वो उसी तरीके से अंग्रेजी शासन को स्वीकार करने लगे। तो ये था आज की हमारी वर्कशीट में कि कैसे धीरे धीरे करके हमने कब्जा किया और किस तरीके से अंग्रेजों ने पलटवार किया और उसके कारण क्या थे। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करें तो आज की इस वर्कशीट में 3 आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों और उनके नेताओं के नाम की एक सूची हमें बनानी है। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे नाम के लिए, लेकिन वास्तविक नेता थे बख्त खां, तो दोनों के नाम लिखोगे। लखनऊ में बेगम हजरत महल नेता थे। उसी तरीके से बिहार में नेतृत्व दिया था कुंवर सिंह ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहिब और ग्वालियर में तांत्या टोपे ने नेतृत्व किया था विद्रोहियों का।
ओके, तो ये हो गए 6 हमारे महत्वपूर्ण केंद्र और उनके प्रमुख नेता। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने किस प्रकार कुचल दिया। पहला कि अंग्रेजों ने इंग्लैंड से और सैनिक मंगवाए। दूसरे, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए ताकि लोगों में खौफ पैदा किया जा सके। तीसरा, बहादुर शाह जफर को हराने के बाद रंगूल जेल भेज दिया गया और यहीं से विद्रोहियों का हौसला पस्त होने लगता है, क्योंकि बहादुर शाह जफर को ही नेता घोषित किया गया था। उन्हीं के नेतृत्व में ही मुख्य तौर पर लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो उसके बाद एक एक करके बाकी सभी को भी हरा दिया जाता है। तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा, तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न है 1857 के विद्रोह के प्रमुख जो महत्वपूर्ण केंद्र है उनको हमें दर्शाना है। तो यहाँ पे मैप में देखिए दिया गया, इसी टाइप का एक मैप लेना है, आपको अपनी नोटबुक के ऊपर पेस्ट करना है और उसी के ऊपर आपको शो करना है। तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है मेरठ, यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे ग्वालियर, यहाँ पे आपका बरेली बख्त खां थे, यहाँ पे कानपुर, यहाँ पे आपका लखनऊ, यहाँ पे इलाहाबाद और यहाँ पे आपका आरा, जहाँ से कुंवर सिंह ने, जो बिहार की तरफ से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। ये संबलपुर है, यहाँ पर भी क्रांति होती है, और बैरकपुर जहाँ पर मंगल पांडे शुरुआत करते हैं। ये वो इलाके थे। तो आप मैप में आराम से देख सकते हो, इनको आप शो कर सकते हो। अगर आपको देखने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से मैं थोड़ा और बड़े मैप में आपको शो कर देता हूँ कि कहाँ कहाँ कौन से प्रमुख केंद्र थे। तो यहाँ देखिए दिल्ली, दिल्ली के बिल्कुल पास ही मेरठ, बरेली, लखनऊ, ग्वालियर, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, यहाँ पे ये बनारस, पटना, आरा, बैरकपुर, कोलकाता, और दक्षिण भारत की बात करें तो महाराष्ट्र में सतारा। तो यहाँ पर प्रमुख विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, जहाँ से अंग्रेजों को लड़ाई लड़नी पड़ी थी और जहाँ पर अंग्रेजों को एक बार पैर उखाड़ दिए गए थे। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।